डिक्टेशन की 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जो कानून हमारे पास है उनमें से सब कुछ किया जा सकता है। अपराधी को दंड दिया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और विशेष अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शांतिपूर्वक धैर्य तथा व्यवस्था के साथ काम होना चाहिए और अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। वर्तमान समय में विशेष अदालतों का कोई महत्व नहीं है। राजनीतिक भेदभाव से प्रेरणा लेकर ही इन अदालतों की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अंत होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक बार फिर इस देश के लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि क्या इन विशेष अदालतों की आवश्यकता है या नहीं। सत्ता दल के सदस्यों ने जो तर्क दिए हैं उनके समाधान के लिए मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछना चाहता हूं। जिस समय जनता पार्टी की सरकार ने यह कानून बनाया था उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी विरोधी पक्ष में थीं। उस समय वह और उनकी पार्टी के सदस्य यह कह सकते थे कि इस कानून का उद्देश्य केवल उनके खिलाफ मुकदमे चलाना नहीं है, लेकिन आज वे स्वयं सत्ता में हैं। विरोधी दल की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ विशेष अदालतों के अधीन मुकदमा चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है? महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। भारत में कानून और व्यवस्था की जितनी खराब स्थिति है, क्या इससे ज़्यादा खराब पहले भी कभी हुई है? क्या यह उस समय भी इतनी ही खराब थी जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? डाकुओं के नाम पर हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई। कई हजार लोगों को पुलिस ने घरों में जाकर गोली से मार दिया। इतना कुछ होने पर भी आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आज जबकि आर्थिक और राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए विशेष अदालतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यह बिल लाने का हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं था। हमारा उद्देश्य यह था कि संविधान के द्वारा यदि इस देश के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचे तो लोगों को राजनीतिक और आर्थिक अपराध करने से रोका जा सके। श्रीमान, इस बिल को लाने का यह उद्देश्य था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आज आर्थिक और सामाजिक अपराध जिस तरह से हो रहे हैं, इसके बारे में भी सभी को मालूम है। आज आपके मंत्री विदेशों से कमीशन तय करके इस देश के भाग्य को तय करते हैं। अतः देश के सभी मंत्रियों को चाहिए कि वे ऐसा कोई काम ना करें जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुँचे, क्योंकि सभी जानते हैं कि गलत काम तो गलत ही होता है। गलत काम के लिए कोई भी क्षमा नहीं।
कर सकता है। हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारी कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम इस देश में चालू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम हमारे देश में तेजी से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करूँगा कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं, ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले साल में 2 गुना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। देश के विकास के लिए आज कई पंचवर्षीय योजनाएं सामने आई हैं, किंतु सभी में कोई न कोई खामी रही है। सरकार को पंचवर्षीय योजनाओं को सफलीभूत करने हेतु कठोर से कठोर प्रयास करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष जी,
राष्ट्रपति की अभिभाषण पर काफ़ी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी का अपना कोई विचार नहीं होता। सरकार जो कुछ लिख कर देती है वही उन्हें बोलना पड़ता है। ये तो विराम को भी बदल नहीं सकते हैं। किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी सफलता पर खूब खुशी मनावे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब देश की स्थिति खराब होती है तो क्या वह कांग्रेस वालों के लिए नहीं होती? वास्तव में देश की स्थिति तब खराब होगी तो कांग्रेस के लोगों के लिए भी खराब होगी। महंगाई जब आसमान को छूने लगती है तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि इससे सिर्फ दूसरे लोगों को ही हानि होगी, कांग्रेस वालों को हानि नहीं होगी। आप खुशी मना लें कि कीमतें गिरने लगी हैं, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? थोड़े ही दिन के बाद फिर कीमतें बढ़ने लगी हैं। आप जानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहाँ जहाँ अनेक दंगे हुए हैं उससे लोगों के अंदर डर की भावना पैदा हो गई है। कमज़ोर वर्ग के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उससे किसी भी समाज को सिर नीचा कर लेना पड़ेगा। आशा की जाती थी कि राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण के द्वारा सरकार देश को विश्वास दिलाएगी कि आप ठोस कदम उठाने वाले हैं जिससे महंगाई रोकी जा सके, लोगों के दिल से डर को मिटाया जा सके। उनसे बार बार यह ना कहा जाए कि देश के प्रति तुम वफादार हो, इसका प्रमाण पेश करो, लेकिन यह कुछ नहीं कहा गया। दाम बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन देश का नैतिक पतन हो जाए तो जल्दी नहीं सुधारा जा सकता है। बड़े दुख की बात यह है कि कानून और सरकार का आदर देश में खत्म होता जा रहा है। कानून का लोगों के दिलों में कोई डर नहीं है, सरकार के लिए कोई आदर नहीं है। मैं दूर की बात नहीं कहूँगा। सदन के सदस्य समझें कि दिल्ली में क्या हो रहा है। पहले चोरी डकैती रात को होती थी, परंतु आज हालत क्या है? आज चोरी डकैती राजधानी में दिन में होती है। इसका अर्थ क्या है? आपको सोचने के लिए क्या विवश नहीं होना पड़ता है? आज समाज के हर वर्ग में क्रोध की हालत पैदा हो गई है। क्या आपको यह मजबूर नहीं करता है कि इस पर विचार करें और सदन के सामने बताएं कि इस क्रोध को शांत करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? आपके चुप रह जाने से काम नहीं चलेगा, क्रोध इससे और भी बढ़ेगा। मैं धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन राजनीति का कोई भी आदमी जानता है कि क्रोध जब बढ़ता है तो वह बगावत में बदल सकता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ बगावत नहीं हुई है। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति क्रोध में बगावत करता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। अतः सभी को चाहिए कि मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। आज समाज के हर वर्ग में क्रोध की हालत पैदा हो गई है। क्या आपको यह मजबूर नहीं करता है कि इस पर विचार करें और सदन के सामने बताएं कि इस क्रोध को शांत करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? महोदय, मैं कामना करता हूं कि नया वर्ष
आप सबके लिए शुभ हो, लेकिन केवल कामना करने से ही अपनी इच्छा के अनुसार समाज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः नया वर्ष भारत के लिए कैसा रूप लेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब मिलकर नए भारत के निर्माण के संबंध में कितनी स्पष्ट धारणा रखते हैं और इस धारणा के अनुरूप ठीक ढंग से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कितना संगठित होकर प्रयत्न करते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या छुआछूत है। यह समस्या बहुत पुरानी है और इसने न केवल हिंदू धर्म को बल्कि इस देश में बाहर से आने वाले धर्मों को भी प्रभावित किया है। यदि हम छुआछूत की समस्या को इस देश में जड़ से समाप्त करने में सफल होना चाहते हैं तो खालिस्तान के रूप में या अन्य किसी रूप में जो विनाशकारी तत्व काम करते हैं उनके मूल आधार को समाप्त करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खालिस्तान वस्तुतः अकालियों के द्वारा एक राजनीतिक चुनौती है और नए वर्ष में इस राजनीतिक चुनौती का मुकाबला राजनीतिक स्तर पर लोगों के विचारों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। एशियाई खेलों में सिखों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, इसलिए यह बात कहना कि सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ठीक नहीं है। इस नए वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में कोई भयंकर स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है, लेकिन यदि सारी दुनिया में ही मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अमेरिका जैसे संपन्न राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी इसके कारण चूर चूर होने लगती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसका असर संसार के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। पिछले वर्ष सूखे की स्थिति के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और खेतीहर मजदूरों के लिए काम की कमी हो गई है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करने की आवश्यकता है। देश में ऐसा कोई किसान और व्यापारी नहीं है जो उत्पादन बढ़ाना न चाहता हो। उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का होना जरूरी है और उसके लिए जो साधन आवश्यक हैं उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। वास्तव में हमारे देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है। लोकतंत्र यदि प्रतिपक्ष ना हो तो लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर रहती है और तब सारे हमारे मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि यदि कांग्रेस को मत नहीं दें तो किस दल को दें। और इस कमी को दूर करने के लिए विरोधी दलों ने कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। प्रतिपक्ष की कमजोरी के कारण अनेक समस्याएं हमारी राजनीति में उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तव में हमारे देश में कोई प्रतिपक्ष नहीं है। लोकतंत्र में यदि प्रतिपक्ष ना हो तो लोकतंत्र की बुनियाद कमज़ोर रहती है और तब हमारे मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि यदि कांग्रेस को मत नहीं दें तो किस दल को दें। और इस कमी को दूर करने के लिए विरोधी दलों ने कोई प्रयत्न नहीं किए हैं। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें
इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी शॉर्टहैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।